आश्चर्यजनक नहीं है। वर्ष 2014 में बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन वह ओडिशा में बीजेडी, तमिलनाडु में एडीएमके और तेलंगाना में टीआरएस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। सितंबर 2014 में उन्होंने महाराष्ट्र जीत लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में हुए लगभग सभी उपचुनाव हार गए। जम्मू एवं कश्मीर में भी बीजेपी सत्ता में तभी पहुंच सकी जब उन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया और मुख्यमंत्री पद भी उन्हीं को देना पड़ा। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों का परिणाम आ गया है। इस पूरे विधानसभा चुनावों में जहां भाजपा के हिस्से में खुशियां ही खुशियां आई हैं, वही कांग्रेस के हाथ भीषण निराशा हाथ लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने जो दक्षिण भारत में अपनी एक मुहिम चलाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी सभाएं की, अमित शाह जी ने बहुत सारी सभाएं की, लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु में जहां पार्टी का खाता भी नहीं खुला, वहीं केरला में पार्टी को सिर्फ 1 सीट हाथ आई है। लेकिन थोड़ा सा दूर जाते हैं पूरब की तरफ। पूरब में अब की बार मोदी सरकार, असम में 5 सीटों से 63 सीटों पे आई है भाजपा और पहली बार उत्तर पूर्व के किसी राज्य में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि जिन राज्यों में रीजनल पार्टियां मजबूत हैं, वहां क्यों नहीं भाजपा सफल हो पा रही है। हमने देखा है कि कम से कम इन 4 राज्यों के चुनाव परिणाम से एक बात स्पष्ट हो गया है कि जहां कांग्रेस का मजबूत जनाधार था, भाजपा ने वही सफलता पाई है। तृणमूल कांग्रेस के लहर के आगे भाजपा को सिर्फ 3 सीटों पर सिमटना पड़ा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के सामने भाजपा की कोई बिसात थी ही नहीं, फिर भी उम्मीद की जा रही थी कि पक्ष में थोड़ा तो ज्यादा कुछ आने वाला है, लेकिन 3 सीटें आई। केरला में सिर्फ 1 सीट, तमिलनाडु में कुछ भी नहीं, पुडुचेरी में पार्टी का खाता भी नहीं खुला और असम में पार्टी ने अपार सफलता हासिल की। इससे एक बात स्पष्ट हो गया है कि भाजपा अभी भी वहीं लड़ने में सक्षम है जहां कांग्रेस थी या कांग्रेस है या कांग्रेस का एक अतीत रहा है। तो इस रिपोर्ट से यह समझने में आसानी है कि जिस तरीके की स्थिति पूरा देश में बनी हुई है, फिलहाल अगर हम देखें भाजपा के परिप्रेक्ष्य में, तो बीजेपी वहीं जीत रही है जहां पहले से कांग्रेस या तो सत्ता में थी या जहां कांग्रेस का जनाधार था। क्षेत्रीय पार्टी है, वहां बीजेपी कोई बड़ी बात नहीं कर पाई, यही इन आंकड़ों से साफ नजर आ रहा है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारा पैनल भी जुड़ गया। मनीष पारिक साहब बीजेपी से हैं, लोकेश शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए और गोरेराज साहब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जो आंकड़े हमने अभी हमारे दर्शकों को दिखाए और जो जिस तरीके की स्थिति है, बीजेपी वहीं जीत रही है जहां कांग्रेस या तो सत्ता में थी या जनाधार कांग्रेस का था। ये बात तो सही है दुर्गेश कि जहां पे पहले ही जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें मूल रूप से आजादी के टाइम से थी, एक राष्ट्रीय दल था, तो जहां पे उनके एंटी इनकम्पेंसी के एस्पेक्ट पर काम हुआ, जहां पर जयप्रकाश आंदोलन के समय भी ऐसे लीडर डेवलप हो गए स्टेट्स में, ऐसे ही तमिलनाडु में एनटीआर और उड़ीसा में बीजू पटनायक, इस तरह के लोग जो क्षत्रप थे, वहां पर जनता में विश्वास अर्जित किए हुए लोग थे। जैसे कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी अगर कांग्रेस में थे तो उनके सामने वाले लोगों ने अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो सब क्रिएट किया और उसके बाद में वो उनका क्रिएशन हुआ। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक यही हाल है। उसमें देखेंगे आप, जो गुजरात में थे वहां पे लालू यादव, नीतीश कुमार, जयनारायण जो जयप्रकाश आंदोलन के समय से जुड़े हुए थे, जो कि लोकतंत्र के खिलाफत इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के लिए की थी, उसके बाद से जो डेवलपमेंट हुए अपन उसकी नजर देखते हैं अगर, तो उड़ीसा में बीजू पटनायक और तमिलनाडु में एनटीआर, इसी तरह से आंध्र प्रदेश में नायडू जो वो आए, और ये सब कुल मिलाकर बात इस तरह की हुई कि वहां पे एक जो एंटी कांग्रेस का एस्पेक्ट था, लोकतंत्र के विरोधी एस्पेक्ट के रूप में डेवलप हुआ, और वहां पे जहां पर प्रबल दल पहले से मौजूद थे, उन्होंने जनता के दिलों में स्थान पहले ही कैप्चर कर लिया। ये नई बात भी है कि कोई भी व्यक्ति पैर पसारने के लिए राजनीतिक दल के विषय पर मौका आने की बात होती है, और वो तभी हो सकती है जब वहां स्थान खाली हो। ये बात, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन ये पक्की बात है कि इनमें से अधिकांश लोग माननीय अटल जी की सरकार में एनडीए के पार्ट रहे हैं। आप देखेंगे बिहार में नीतीश कुमार और बीजू उड़ीसा में जो नवीन पटनायक, जयललिता जी
तमिलनाडु में, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, ये तो बीजेपी की एनडीए सरकार के घटक दल रहे हैं। तो अल्टीमेटली जनता में संदेश यही जाता है कि ये सब लोग मिलकर एंटी कांग्रेस एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, और इन्होंने, अगर उनका नेटवर्क वहां पर अच्छा जम गया है पार्टी का, तो उनको जनता ने हाथों हाथ लिया। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, और इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वहां पे पहले विकास मौजूद थे। विकास का कोई मॉडल नहीं, मतलब जब वो भी कुछ एंटी इनकम्पेंसी की बातें आई 77 में, जब ये इमरजेंसी का एस्पेक्ट खत्म हुआ था, उस समय जब देश में प्रबल लहर आई थी, तब ये बात थी। और ये बात भी सही है, वैकल्पिक तौर पर अगर कहीं पर भी शासन आंकड़े तो 2016 के हैं मनीष जी, डिस्टर्ब नहीं करती है। ये 5 राज्यों के जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, ये तो 2016 के हैं। अभी तक भी उस छवि से, उस जो एक एस्पेक्ट बना हुआ था एंटी कांग्रेस का, बीजेपी का, वो अब तक टूट नहीं पाया। विकास का जो मॉडल लेके मोदी जी आए, वो नजर नहीं आ रहा है। तमिलनाडु में कुछ नहीं कर पाए, केरल में कुछ नहीं कर पाए, हम पुडुचेरी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस है, केवल हम एंटी कांग्रेस के हिसाब से, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, वहीं आप खाता खोल पाए या वहीं आप सत्तासीन हो पाए हैं। नहीं भाई, ये बात सही है दुर्गेश जी, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे कि लोग इनको तो एनडीए के घटक दल पे लेते हैं। वहां पे कुल मिला के बात ये हो रही है कि ममता बनर्जी और जो जयललिता जी और ये बीजू पटनायक, इसी तरह से पंजाब में अकाली, ये बीजेपी एनडीए के बहुत, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना, ये बीजेपी के प्रमुख सहयोगी दल थे, एनडीए सरकार में शामिल रहे थे। उस मानसिकता के बाद में इन पार्टियों ने अपना विस्तार रखा, बरकरार रखा, और भारतीय जनता पार्टी ने उस दोस्ती के कारण से विस्तार नहीं किया। तो ये थोड़ा बहुत जो 5 साल का फर्क पड़ा है वो तो है ही, और उस 5 साल में जो बीजेपी का विस्तार नहीं हो पाया वहां, उसका कारण वो उनसे दोस्ती ही थी। जब पहले से वो मौजूद है तो वहां पे अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने की आवश्यकता इतनी प्रतीत नहीं हुई थी, तो उसके कारण डिले हो रहा है। मुझे नहीं लगता अभी ये 16 की बात हो रही है, पक्की बात है, लेकिन आप देखेंगे कि ये चुनाव तो 11 के बाद थे। जब 11 में ये एस्पेक्ट था, उस समय 14 में जब चुनाव हुए नए, तब वो अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का ये हुआ और फुल मेजोरिटी आई। तो अब इसके 2 साल बाद परिणाम आप देखेंगे कि जब वहां पर ममता बनर्जी से कोई प्रॉब्लम होगी तो बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खड़ा होगा, या जहां पर जयललिता जी वाली विषय पार्टी होगी तो वहां पर वो अन्ना प्रमुख समय के घर में घुसा हुआ सवाल है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे मनीष जी, और बात ये भी करेंगे राज्यसभा में क्या होगा। लेकिन लोकेश जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। जिस तरीके की स्थिति बन पड़ी है, जिस तरीके के आंकड़े सामने हैं, बीजेपी जो है फिलहाल उस छवि को नहीं तोड़ पाई है एंटी कांग्रेस वाली, और जिस तरीके से कांग्रेस का सफाया हो रहा है और बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, चिंता का विषय जरूर है। आपके नेतृत्व के ऊपर भी सवाल है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का माहौल इस पूरे देश में बना दिया है, सिर्फ एक राज्य जीतकर, यानी आसाम को जीतने के बाद ये सोचने लगे कि पूरे देश पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई है। जिस तरीके से हमारे साथी मित्र अभी कह रहे हैं कि ममता भी हमारी हैं, जयललिता भी हमारी हैं, अकाली भी हमारे हैं और बीजू भी हमारे हैं, तमाम घटक जो हमारे एनडीए में रहे थे वही लोग हैं। तो ये सीधे तौर पर यहां से ये संदेश देना चाहते हैं कि इन लोगों का वहां पर कोई अस्तित्व नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सोच वाले वो लोग हैं। जबकि आपने देखा होगा कि लगातार उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक तौर तरीके रखने वाली पार्टी है, लोगों को तोड़ने वाली पार्टी है। कल आपने ममता जी का बयान सुना होगा, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों को तोड़ती है, हम वो काम नहीं करते हैं। तो इनको समझना चाहिए कि जहां जहां इनकी सरकारें नहीं है, जहां क्षेत्रीय दल वहां पर राज कर रहे हैं, उन्हें भी अपना बता रहे हैं, जबकि इन 4 राज्यों की ये बात ही नहीं करना चाहते जहां इनका खाता भी नहीं खुला। और एक केरल को लेकर ये बड़े अति उत्साही हो रहे हैं कि हमने वहां पर एक सीट जीती। उस व्यक्ति का स्वयं का परिश्रम है, लगातार 36 वर्षों से वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो उसकी स्वयं की एक आइडेंटिटी बनी और वो चुनाव जीत गए। और इसी तरीके से असम, जहां 15 सालों से कांग्रेस लगातार राज कर रही थी, वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने काम किया। आप देखिए, दिल्ली का उदाहरण सबके सामने है कि शीला दीक्षित लगातार 3 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वहां भी पिछले 15 साल से आसाम में हम सरकार में थे। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जहां जहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सफलता हासिल की। इनको 65 साल लग गए, असम में सरकार बनाने में 65 साल लग गए, और एक व्यक्ति
केरल में इनका चुनाव जीता, जिसे लेकर इन्होंने पूरे देश में एक इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ हम बढ़ चुके हैं। देखिए कितनी अजीब बात है कि सिर्फ एक राज्य को लेकर इतना बड़ा हंगामा इन लोगों ने खड़ा कर दिया, और वहीं नरेंद्र मोदी जी 5 राज्यों के जो मतदाता हैं उनको इस प्रकार धन्यवाद दे रहे हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन तमाम 4 राज्यों की जनता ने ऐसे वोट दिया हो जैसे कि वहां पर इनका मत प्रतिशत एकदम से बढ़ गया हो, और इन्हें ये लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना स्थान बना लेगी। ये तो खाता भी नहीं खोल पाए हैं। ओके जी, लेकिन हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए कि 2 सीटों से सत्ता तक पहुंच गई है बीजेपी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आपके लिए चिंता का विषय जरूर है, नेतृत्व पे आपके भी सवाल है, जिस तरीके से लगातार आप चुनाव हारते जा रहे हैं, जनाधार आपका खिसकता जा रहा है, चिंता का विषय है। लेकिन इन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि 1984 में इनकी 2 सीटें थी, 2 सीटें थी। आज हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी हमारी खामियां रही और किसी भी वजह से हम चुनाव हारे तो हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, हम तैयार करेंगे, और आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी मजबूती के रूप में उभर कर आएगी वापस। गुरुराज जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके के आंकड़े हैं, अगर बीजेपी को देखें या कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस के हाथ से जनाधार छिटक रहा है, वो लगातार जो उसके सत्ता वाले जो राज्य थे वो उससे छिटक रहे हैं, और बीजेपी लगातार जहां जहां कांग्रेस थी वहां पर पेठ बना रही है। आसाम का उदाहरण सामने है, वहां पर भी कांग्रेस सत्ता में थी और वहां से सत्ता हथिया ली गई बीजेपी के द्वारा। क्षेत्रीय दल जरूर चुनौती अभी भी बने हुए, कोई फॉर्मूला अभी तक बीजेपी के पास नहीं है कि क्षेत्रीय दलों से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि जेडीयू का बिहार में जिस तरीके से राजद के साथ गठबंधन हुआ, उसके बाद जो क्षेत्रीय दलों की जो राजनीति हावी हुई, मोदी लहर वहां पर रुकी। बात अगर हम आम आदमी पार्टी करें तो दिल्ली में भी सरकार बनाने में जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी बीजेपी की ओर से वो नहीं नजर आई, जनता ने मैंडेट नहीं दिया, वहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता में वापस से वहां पर काबिज हो गई। तो कैसे देखें इन आंकड़ों को कि क्या केवल जो बीजेपी है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर ही आगे बढ़ रही है, एंटी कांग्रेस राजनीति ही अभी तक उसकी चल रही है? नहीं, इस जो भी रिजल्ट आए उससे ये देखने में आ रहा है कि जहां कहीं भी बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरा विकल्प है, जनता उसको चुन रही है। जहां कहीं भी देखेंगे, जहां असम में वो एक जगह जीते हैं, असम में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि असम गण परिषद जो थे वो लगभग समाप्त हो गई थी और इनकी सब्सिडरी पार्टी बनके रह गई थी वहां पे असम गण परिषद, जो एक समय सत्ता में थी। तो इस वजह से आप इस जो वोटिंग जहां पे भी हुए और वो जो आसाम में जीते हैं, वो एकमात्र उसका ये परिणाम है कि जहां कहीं पे भी अगर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरा मजबूत विकल्प है, जनता उसको चुन रही है। आप देखें कि बंगाल में इन्होंने खूब शोर किया, इन्होंने बड़े बड़े इनके स्टार कैंपेनर गए, वहां पे इन्होंने विवाद किया, वहां पे कुछ जगह कम्युनल वायलेंस हुआ, उसको खूब प्रमोट किया गया, सोशल मीडिया में फैलाया गया। उन्होंने तो बंगाल जीतने में भी कोई कसर, ये कहना कि बंगाल में तो पहले भी 2 थे, ऐसा नहीं है। इन्होंने प्रचार तो ऐसे किया जो वहां के 2/3 बहुमत वाले प्रचार करते हैं। तो जिस तरीके से कैंपेन चला, सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार का एक दौर चला, ठीक है, तो इसके बावजूद वहां पे प्रचंड बहुमत, आप एक नॉर्मल आप जीत नहीं कह सकते, प्रचंड बहुमत लेके वहां पे ममता आई हैं। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य उसमें था तमिलनाडु, जहां पे जयललिता आई हैं। वहां पे भी मोदी जी भी कैंपेन करने गए थे तमिलनाडु में। ये कहना कि वहां पे तो उनको ये नहीं था, वहां पे भी गए थे, जिस तरह आसाम में गए थे उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी गए थे, उसी प्रकार वो तमिलनाडु में भी गए थे। तो जहां कहीं पे भी विकल्प मिल रहा है, इन दोनों के अलावा तीसरा विकल्प जनता उसको चुन रही है। आप जैसे आप फॉर्मूला दिखा के दे रहे हैं कि 43% पे उनका कब्जा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो देश के 40% जो लगभग 40% जो पॉपुलेशन रहती है वो बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में रहती है। उन तीनों में 40% में वो तीसरे या चौथे नंबर की भी पार्टी नहीं है। वो यूपी में भी वो चौथे नंबर के पार्टी में नहीं है, विधानसभा में आप देखेंगे, बिहार में भी वो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है, पश्चिम बंगाल में तो बात ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है उनका। तो इस वजह से ये कहना कि बीजेपी बढ़ती जा रही है, बीजेपी कुछ जगह जरूर उन्होंने जैसे पीडीपी के साथ किया, उन्होंने गठबंधन करके वहां पे गए, वहां पे कुछ जगह उन्होंने किया है क्योंकि वहां पे दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इस वजह से ये बढ़ रहे हैं, मुझे इस बात में संदेह है कि बढ़ नहीं रही है जनता, अब बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरा विकल्प ढूंढ रही है। वो उस फॉर्मूले पर काम करेंगे कि क्षेत्रीय दल जो चुनौती बने हुए हैं
नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए? क्या ऐसा कोई फार्मूला पर वो लोग कोई काम करें, या अभी भी केवल एंटी इनकम्बेंसी को ही वो फैक्टर मान रहे हैं और जहां जहां कांग्रेस है वहीं वहीं उनकी सेंध लगेगी? फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक से लौटेंगे तो इस पर मनीष जी से प्रतिक्रिया लेंगे।